जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर और हम हैं नुसरत जावेद के साथ मौजूद। नुसरत साहब, मेरी एक बड़ी दिली ख्वाहिश है पिछले कई हफ्तों से कि आप मेरे तबसरे की तारीफ करें। अच्छा सर, कल मैंने ऐसा ताबनाक तबसरा दिया है कि आज वो सच साबित हुआ है। क्या नवाज शरीफ कल बलूचिस्तान पहुंचे, पूरा सेगमेंट हमने किया, आपने मुझे बिल्कुल दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मैं डटा रहा और आज साबित हो गया। नवाज शरीफ ने सियासी तारीख में वो मार्का मारा है कि उन्होंने अपने सियासी करियर में भी इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम नहीं दिया, और ना ही बलूचिस्तान की सियासी तारीख में पिछले 76 सालों में ऐसा हुआ। लगभग बलूचिस्तान की सियासी तारीख 1970 के इलेक्शन में क्या हुआ था? अच्छा खैर, हाँ 76 साल अच्छा बहरहाल, हाँ प्लीज कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन ना, आप नुक्स निकाले बगैर नहीं चल सकते जी। अच्छा कैरी ऑन। हाँ सर, आप पढ़ चुके हैं, आप सुन चुके हैं, इसीलिए आप डाउन हैं आज की। इतनी बड़ी कामयाबी उस नवाज शरीफ को मिली है जिसके बारे में आप कल कह रहे थे कि नवाज शरीफ गलत। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर यही है कि जो इतनी कामयाबी है वो कोयटा में तो ज़्यादा करीब से नज़र आई होगी ना। हाँ, जैसे गवादर में चांद अक्सर नज़र आ जाता है जब पूरे मुल्क में नहीं होता। शाह साहब की तरफ चले तो सैयद अली शाह साहब हमारे साथ हैं। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। बता दीजिए जी अब तक की क्या अपडेट है और नवाज शरीफ साहब ने कितने फातिहाना मराहल जो हैं वो तय कर ली हैं, बराए मेहरबानी अपडेट दे दीजिए। मेहरबानी नुसरत साहब, बात ये है कि जहाँ तक दौरे का ताल्लुक है तो यकीनन ये फातिहाना दौरा रहा, ये कोई आम सा दौरा नहीं था। मियाँ साहब आए, एक तो दो उन्होंने गेम्स किए, दो सक्सेस स्टोरीज है इस दौरे के। एक तो ये है कि 2 दर्जन के करीब जो अहम शख्सियात है, जिनमें 1 दर्जन के करीब इलेक्टेबल्स है, जो ये बलूचिस्तान असेंबली में एमपीए की सीट जीत के आ सकते हैं। 1970 से जब से बलूचिस्तान को सूबे का स्टेटस मिला है, उस वक्त से लेके आज 2023 तक ये लोग जीतते चले आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि पीएमएलएन जो है वो बड़ी पार्लिमानी जमात के तौर पर बलूचिस्तान में सामने आ सकती है। सेकंड इम्पोर्टेंट बात यह है, मियाँ साहब ने यहाँ कोयटा में आके जिन सियासी जमातों के साथ मुलाकातें की है, उससे भी पॉलिटिकल मैपिंग जो है फ्यूचर की, खासकर 2024 इलेक्शन के हवाले से बड़ी क्लैरिटी नजर आ रही है। अब जाहिर है यहाँ पे मैं थोड़ा सा, यहाँ चूंकि ग्राउंड पे है तो आपके साथ ये थोड़ा सा शेयर करूंगा। कल जो फातिहाना दौरा मियाँ साहब ने किया, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में 1 दर्जन से ज्यादा निशस्ते 65 का टोटल ऐवान है, उसमें पीएमएलएन की आ सकती है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम, देखिए जमीयत उलमा इस्लाम गुज़श्ता 50 सालों के दौरान, 5 दहाइयों के दौरान वो या किसी न किसी शक्ल में बलूचिस्तान असेंबली में जमीयत उलमा इस्लाम की नुमाइंदगी रही है। तो 2013 में जब इलेक्शन हुए, डॉक्टर मालिक बलोच साहब चीफ मिनिस्टर बने, उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम की पीएमएलएन या मियाँ साहब के साथ वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ ज्यादा थी। तो उस वक्त जमीयत जेयूआई फेज थी, वो अपोजिशन बेंचेस पे थी। शाह साहब आपकी कथा कलाम होती है, यू आर ऑन ग्राउंड, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। हम लोगों को यहाँ इस्लामाबाद में ये तासुर या वाइब्स मिल रही थी कि शायद जेयूआई को केपीके में इतनी कामयाबी न मिल पाए जितनी इमेजिन की जा रही थी बिफोर फॉर्मेशन ऑफ दी, ये जो गवर्नमेंट 16 महीने की रही है और गवर्नमेंट की वजह से उन्हें डेंट भी वहाँ पड़ा है। तो ये कहा जा रहा था कि शायद जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो किसी न किसी तरह अपने आप को कॉम्पनसेटेड महसूस करेगी बलूचिस्तान में, कि एक तो उसका पश्तून एरियाज़ में इन्फ्लुएंस है, दूसरा जैसे आप ख़ुद जानते हैं कि उन्होंने बलोच एरियाज़ में भी काफ़ी इनरोड्स बनाए हैं, ख़ास तौर पर खुजदार और कल्लाट डिवीज़न के अंदर। तो क्या आप ये नहीं महसूस करते कि एकदम से ये जो इमर्ज होकर पीएमएलएन आ रही है, ये उनके देरीना हलीफ मौलाना फजलुर रहमान को अपसेट या नाराज कर सकते हैं? देखिए ये यकीनन नुसरत साहब, ये तो नेशनल लेवल पे आपने ठीक कहा, और आपने जो मैपिंग की, देखे जमीयत उलमा इस्लाम पहले तो सिर्फ पश्तून बेल्ट तक महदूद थी,
इस मर्तबा जो है उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज की है, पेनिट्रेशन की है बलोच डोमिनेटेड एरियाज में। यानी 70 से लेके 2018 तक जमात के 9 या 10 सीटें जितनी भी थी, तो वो ये होता था कि जी चूंकि यहाँ पे एथनिक भी एक प्रॉब्लम है कि पश्तून जो है वो नहीं बन सकता है चीफ मिनिस्टर, तो फिर वो कहते थे कि जी ठीक है, जमात का सीनियर मिनिस्टर बनेगा। वो फिर ये थे कि पीपल्स पार्टी को, नून को, किसी भी जमात को वो सपोर्ट करते थे। जिस तरह नवाब अकबर खान बुगटी को उन्होंने सपोर्ट किया, सरदार अताउल्ला खान मेंगल को सपोर्ट किया, साथ ही सरदार अख्तर मेंगल को सपोर्ट किया, जान जमाली को सपोर्ट किया, मरहूम जाम यूसुफ साहब को सपोर्ट किया, नवाब असलम रेसानी को सपोर्ट किया। इस मर्तबा उन्होंने ये किया कि अब नवाब असलम रेसानी जो है JUIP का हिस्सा है। मीर जफरुल्लाह ज़ेरी जो साबिक वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान है, उन्होंने भी जमात में शमूलियत की है। मीर अमानुल्लाह नोतिज़ई दालबंदीन चाकी से टाइम ताल्लुक की है, कमी उन्होंने है भी शाह शमूलियत साहब, की है। इसको जरा यूं समझा दीजिए जो नुसरत साहब बात पूछना चाह रहे हैं। नुसरत साहब का मानना यह है कि जो नवाज शरीफ ने मार्का मारा है, ये जो बलूचिस्तान की सियासत को आज फतह किया है, तारीख में पहली मरतबा इतनी बड़ी फतह उन्हें मिली है, वो सर मेरा अपना ओपिनियन बता दीजिएगा ना। वो नुसरत साहब ये जानना चाह रहे हैं उससे JUI को कोई डेंट पड़ा या नहीं पड़ा। मैं तो ये समझता हूं जो नाम मेरे सामने अभी तक आए हैं उनका कभी भी सियासी ताल्लुक JUI से नहीं रहा। सो ये JUI पे डेंट नहीं है मेरे ख्याल में। अब आप बता दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल, आपने आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया। बात यह है कि एक तो क्लियर बात यह है, अभी मैं समझ गया, पहले थोड़ा सा इंटरनेट सिग्नल का भी प्रॉब्लम है। एक तो यह है कि JUI को मियां साहब के दौरे से कोई डेंट नहीं पड़ा है। डेंट अगर पड़ा है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। डेंट पड़ा है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पड़ा है। डेंट अगर पड़ा है तो वो जो साबिका हुक्मरान जमात है, बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी को पड़ा है। सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो पीपल्स पार्टी को हुआ है। इन इलेक्टेबल्स पर जरदारी साहब की नजरें थी। जाम कमाल खान ने बारहा उनसे मुलाकातें की थी, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ था। नुकसान पीपल्स पार्टी को हुआ है। अच्छा नहीं, एक और बात सर, मकामी हवाले से ये बताइए कि क्या अचकज़ई साहब जो हैं उनकी बिल्कुल यहाँ से इस दौरे से दूरी रही है, अलहदगी रही है, या अभी भी कोई गुंजाइश है कि वो उनकी मुलाकात हो पाए? या वो ये अगर थोड़ा सा रिपीट करें नुसरत साहब, सिग्नल महमूद खान अचकज़ई की, जब हम यानी कि डैमेजेस की बात कर रहे हैं, लॉसेस की बात कर रहे हैं, तो महमूद खान अचकज़ई जाहिर है कि उनका पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का मतलब उस पर कोई असर हुआ नेगेटिव? नहीं, उस पर कोई असर नहीं हुआ है। वो असर इसलिए कि अक्सर जो इलेक्टेबल्स है इनका ताल्लुक जो है बलोच डोमिनेटेड एरियाज ऑफ बलूचिस्तान से है। अचकज़ई साहब का जो वोट बैंक है वो पश्तून डोमिनेटेड एरियाज ऑफ बलूचिस्तान में है। अच्छा, आपने कल कहा था, आपने कहा था कि कल एक वफ्द मिला है, कल आपने जिक्र किया था कि एक वफ्द मिला है पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी का नवाज शरीफ से। बिल्कुल, वफ्द जो है वो मिला है। वो जाहिर है नुसरत साहब को पता है अचकज़ई साहब की और मियां साहब की एक पर्सनल भी अंडरस्टैंडिंग है, तो यकीनन वो आए थे, उसकी पार्टी की डेलीगेशन ने मुलाकात की है, साथ ही 3 अहम जमातें जो है उन्होंने भी मुलाकात की है। तो वो हम ये कह सकते हैं जब वो जीत के आएंगे, असेंबली में आएंगे, नेशनल असेंबली में या यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली में, बिल्कुल अलायंस जो है उसका इम्कान है। जी शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। वेरी इंटेलिजेंटली प्लेड बाय नवाज। उन्होंने अपने जो अलायंस रहे ना, मौलाना साहब ने उनका साथ दिया इन 4-5 सालों में जो मुश्किल साल थे, उन्होंने उनको नहीं छेड़ा। उनकी सियासत को, जो इलेक्टेबल्स हैं इनका JUI से कोई ताल्लुक नहीं था जो नवाज शरीफ से मिले, ये उन्होंने भी कंफर्म कर दिया। सो वाइजली भाई बात ये है कि अपनी अपनी एक सोच की बात है, अप्रोच की बात है। सियासत जो है ना इसमें कहते हैं कि किंगशिप नोस नो किनशिप, ठीक है, इसमें कोई दोस्ती और रिश्ता नहीं होता, सगे भाई भी, ठीक। अर्ज़ ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम बहुत अरसे से पश्तून एरिया में पेनिट्रेट तो अपनी जगह कर रही थी, ठीक है, बलोच में भी चली गई। उसके बाद उन्होंने 2002 से ऑनवर्ड बड़ा फोकस करके जो है बलोच एरियाज़ का रुख किया, और उसमें कल्लात और खुस्तार में उनकी जो है ठीक ठाक अपनी प्रेजेंस थी। अब वो इस ख्याल में मुब्तला थे
कि पश्तून और बलोच बेल्ट दोनों में अपनी कुव्वत को मिलाकर दे माइट इमर्ज एज सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। नवाज शरीफ ये सोच रहे थे, आप नहीं जेयूआई, अच्छा ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान सही ये है, सोच रहे हैं। यू आर वेरी राइट, यस। अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसमें अब वो सेकंड फिडल भी नहीं तस्वुर किए जा रहे, बल्कि सेकंड फिडल किए जा रहे हैं। सुन तो लो ना भैया, मेरी यार एक अपनी अपनी अप्रोच की बात है ना, आई मे बी टोटली रॉन्ग। अब सेकंड फिडल जो है वो बाप हो गई है। नहीं लेट द टाइम डिसाइड ना सर। लेकिन आपका थोड़ा सा मुझे अपने तबसरे को जरा रिव्यू करिए यार। सर मेरी बात सुनिए, आपने कहा कि जेयूआई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। बलूचिस्तान में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वो बन सकती है जिसके साथ इलेक्टेबल्स हों। जेयूआई के साथ कभी इलेक्टेबल्स नहीं रहे, और ये आपको भी पता है भाई। सर मुझे ये बताइए, 2000 तो नहीं, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा 1988 के बाद से मुझे उस सूबाई हुकूमत का नाम बताते रहिए कि जिसमें या तो जेयूआई ने सिग्निफिकेंट हिस्सा ना लिया हो, या ये कि वो उसने अपोजिशन ना लीड की हो। कोई एक नहीं आप बता सकते गवर्नमेंट। मेरे भाई तो अभी भी यही हो सकता है ना कि जेयूआई और नून लीग मिल के हुकूमत बना लें, स्पीकर उनका आ जाए, वजीर आला उनका आ जाए, इसमें क्या है? भाई साहब मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, कोई अपनी ताकत खोने को तैयार नहीं होता। शाह साहब और आप दोनों बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि कल जो 12 से ज्यादा लोग जो हैं वो पीएमएलएन में ज्वाइन, 30 से ज्यादा, उन्होंने 12 से ज्यादा कंफर्म जीतेंगे, ये शाह साहब ने कहा है। सर मेरी इल्तिजा सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ 12 से ज़्यादा काफ़ी फॉर्मिडेबल कैंडिडेट हैं। लेकिन मैं साथ ही ये भी अर्ज़ करता हूँ कि 2024 जो है ये रॉबर्ट सेंडमैन का ज़माना नहीं। अरे भाई एक तो मसला ये 2024 रॉबर्ट सेंडमैन का दौर नहीं है। पर एक आंख रॉबर्ट सेंडमैन ने क्या किया था? सुन ले मेरे, नहीं रॉबर्ट सेंडमैन ने क्या किया था? नहीं रॉबर्ट सेंडमैन, मैं हकाइक पे बात कर रहा हूं, फिर मैं हकाइक में वो नून लीग जो एक जमात पे खड़ी थी, आज नवाज शरीफ ने उसे 12 से ऊपर ले गई बलूचिस्तान के अंदर। तो दिस इज अ वाइज डिसीजन। इलेक्शन हो गया आज। अरे यार इलेक्शन कब है? इलेक्शन तो फरवरी में होगा ना सर। अच्छा पहले मुझे ये बात बताओ, चूंकि फैक्ट्स पे आपको बड़ी महारत है, ये सेंडमैन कौन थे? इनका मॉडल क्या था? पॉलिटिकल मॉडल था ना। क्या था? पर नहीं, मैंने वो एक बार पढ़ा था पॉलिटिकल साइंस में, इसका भी मैंने पेपर दिया तो अब मैं आपसे मैं क्या अर्ज करूँ, बस पेपर दे के भूल गए ना। एक अच्छा। बाकायदा जब यहाँ पे अंग्रेज इस खत्ते में आया है बाबू, तो देयर वर 2 मॉडल्स के जी हाउ आपने देसी लोगों को कैसे ट्रीट करना है। एक मॉडल था जो ये जो लॉरेंस ब्रदर्स ने, जिन पे लॉरेंस गार्डन है लाहौर का, उन्होंने कहा कि यार यहाँ के लोगों को ऐसा करो, इनके लिए कॉलेज खोलो, तालीम खोलो, इनको ज़मीनें आबाद करके दो, वहाँ बसाओ, इनको अलॉट करो। जैसे कॉलोनीज़ बनी फैसलाबाद, साहिवाल, ज़मीनें अलॉट की, ठीक है ना। और फिर एचएसएन कॉलेज बनाओ, फिर ये कि गवर्नमेंट कॉलेज बनाओ, फिर ये कि जी हाई कोर्ट बनाओ, और ये फिर हमारे साथ रहेंगे तमाम। इनको डेवलपमेंट जिसको आप कहो जी, इनको डेवलपमेंट में डालो। इसके एन मुखालिफ जो था वो स्कूल था रॉबर्ट सेंडमैन का, जिसपे फोर्ट सेंडमैन, जिसको भी योब कहते हैं, ठीक है। वो ये कहता था कि साहब ये देसी लोग जो हैं ये तरक्की शरक्की के काबिल नहीं है, छोड़ो इनको, इनकी लेवीज बनाओ। इसके सरदार को कहो भाई तुमने महाना क्या जजिया है और क्या यानी कि लेना है, अपनी लेवीज बनाओ। हमारे काफिले जो जाते हैं, ये जो सड़क है उस पर कोई लूट मार ये वो अमनो मान का जिम्मेदारी तुम्हारी, और लेवीज ये है सेंडमैन मॉडल, ठीक है। आप 2024 में कह रहे हैं कि सेंडमैन मॉडल जो है वो इलेक्टेबल्स के जरिए आ जाएगा और हट के बुद्धन हो जाएगी नवाज शरीफ। मैं केड़ी कोई सेंट्रल पंजाब की गल कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द बलूचिस्तान में यही मॉडल अडॉप्ट होता है। एक शख्स है अब्दुल रहमान केथरान, आई चैलेंज यू आप उनको हरा के दिखाएं, आई चैलेंज यू आप उनको हरा के दिखाएं। जिनके हाथ से आपने खेतरान साहब के हाथ से एक उनकी जेल भी स्कैंडल हुआ था कि उनकी जाती जेल है, निजी जेल। सर अदनान हैदर यहाँ बैठा ये आपसे कह रहा है ये सिस्टम पे तमाचा है, सही है ना। आप उनको, मेरे ससुराल है उस एरिया से, आप मेरे भाई उसको हरा के दिखा दीजिए। मेरे भाई अब आपको ये पता है कि जिनको आप नाराज बलूच कहते हैं उनका नारा क्या होता है? जो पार्लिमान का यार है गद्दार है, गद्दार है। लेकिन डॉक्टर अल्लाह नज़र पढ़े लिखे इंसान है तो वो नारे बदल भी सकते हैं, तो वी कैन नॉट कंपेयर विद दैट। वो उनको छोड़ दीजिए ना। वो भाई मैं किसी एक फर्द की बात नहीं कर रहा हूँ, ये जनरल फीलिंग होती है
कि यार हम लोग पढ़े लिखे लोग, मिडिल क्लास के लोग, लोअर मिडिल क्लास के लोग, हम इतनी मेहनत करते आप हैं। अपने इंटेलेक्ट से मेरी मासूमियत को क्यों बेनकाब करना चाहते हैं? अच्छा, आपका ख्याल है कि सनाउल्लाह ज़हरी जो है वो इलेक्टेबल नहीं है? सर, ये सुनने वाला और मैं, हम हैं सादा लोग। आप मान लिया आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं। अच्छा नवाब, मुझे सिर्फ मैथ तो आती होगी ना आपको। आज इस असेंबली जो गुजर गई उसमें एक सीट थी। आज इलेक्शन हो गया है 8 फरवरी को, आज इलेक्शन हो गया, इसलिए कि सिर्फ मियां साहब गए हैं, उनको कहा कि ए लो जी, अब इस वक्त जो आज के दौर के सेंटिमेंट उन्होंने कहा लो जी बंदे ताड़े थे, तुसी आ जाओ लुडियां बांधियो। यही होता रहा इस मुल्क के अंदर है, यही होता रहा है इस मुल्क के अंदर। क्या ये 2002 में ऐसा करने की कोशिश नहीं हुई थी? तो फिर आखिर में क्या करना पड़ा था? आखिर में क्या हुआ था? आजम तारिक को छोड़ नाको चने चबवाए थे उस अपोजिशन में, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसको? वही 2002 वाली अपोजिशन ने नाको चने चबवाए थे। किसको? जो हुकूमत वालों को, काफ लीग वालों को, जो हुकूमत बना के बैठे। मैं तो आपको क्या कह रहा हूँ फिर? तो मैं अभी आपको क्या इशारा कर रहा हूँ? हाँ हाँ, तो ठीक है ना। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये बात हरगिज़ तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ कि ये 2 रोज़ाए कोयटा के बाद नवाज शरीफ साहब ने बलूचिस्तान को इस तरह यानी कंकर कर लिया है जैसे किसी ज़माने में अलेक्जेंडर वगैरह ने शायद किया होगा। ये ऐसा कोई वाक़या पॉलिटिकली उन्होंने किया। यस सर, देखें, आप मायूसी फैलाना बंद कीजिए। मैं आपके सामने 2 फैक्ट्स, 1 मिनट दे दो जरा सर। 2 फैक्ट रखता हूँ। एमक्यूएम को साथ मिलाया, कुछ ही दिन बाद जरदारी साहब को कॉल कर दी नवाज शरीफ साहब ने। बलूचिस्तान गए, आपने कहा मायूसी फैला रहे हैं। सुन लेना, मैं उनकी मूव बता रहा हूं भाई। वो केपीके नहीं गए, आप कह रहे थे उन्हें केपीके जाना चाहिए था। वो ग्राउंड पॉलिटिक्स समझते हैं। वो नुसरत जावेद नहीं है कि ठंडे कमरे में बैठे रहे। अगर अल्लाह ताला जो है ना, नवाज शरीफ साहब ने अगर आपकी तारीफ पर ही चलना है तो अगे तेरे पागल। देखिए मैं उनके इसके अलावा और कुछ नहीं, अगे तेरे पागल मियां साहब। जी जी जी, अच्छा बताइए क्या हुआ? जो अच्छी बातें हैं सियासी तौर पे, उनकी मूव्स बहुत अच्छा। ऐसा करो, इतना इनका चार्म ऑफेंसिव था, नवाब असलम रईसानी खुद तो शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा मेरा पूरा शायद ला जाओ, लश्करी चाहिए। देखिए अब फिर वहाँ उस फैमिली के अंदर भी 3 पॉलिटिकल पार्टीज हैं ना। अच्छा, तो इसी तरह बाकी इनके साथ भी फिर जमाल रईसानी की बात कर लें तो ये भी चेक करें कि उन्होंने अपने भाई कहाँ भेजे हुए हैं ना। ये भी सोच लिया करो ना कि ये जो 12 यकीनी लोग गए जो शाह साहब। लेकिन ये मुझे ब्रेक लेनी है। आज आप डिफेंसिव रहे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ना मान लो, आप फैसला कीजिएगा। तो जब तक आप फैसला करते हैं हम ब्रेक पे चलते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे एक अहम इशू। 1 मिनट यार, बात सुनो मेरी। आपने मुझे खुद कहा है कि अब तो मैं संजीदा बातें के काबिल नहीं रहा। तो मुझे ख्याल आया कि आज से कुछ रोज़ पहले आप रावलपिंडी के बुकरात असर के हल्के में गए थे। वहाँ लोगों ने अजीब गरीब बातें की, मज़ाक। आज विचारों के साथ सुप्रीम कोर्ट में भी कोई ऐसा ही वाक़या हुआ है। मैं सोच रहा था यार ये क्यों हो रहा है। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा। अच्छा, और उसके बाद फिर हालांकि ये गुफ्तार के बड़े गाजी थे, इनकी एक क्लिप भी सुन लो, बहुत मजे की है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। यार सर, इतने अहम इशू को मैंने जिंदगी में थोड़ा सा देखो ना, लाइट भी तो। चलो असद साहब सुनाए जी, क्या है वो क्लिप? बड़ेपन का मुजाहरा किया है। नहीं, और ये कह रहे हैं नंबर 1। अब मैं उनकी कौन सी कसम पे एतबार करूं? फिर कह रहे हैं मैंने टॉर्चर करने वालों को माफ कर दिया। बात सुने, अब गैर संजीदा सी गुफ्तगू लेके आप बैठ गए। एक संजीदा शो है हमारा, लेट्स बी वेरी फेयर एंड फोकस। वेयर यू डोंट नो हु सैंडमैन इज, इतना संजीदा शो है। ओ यार गाल सुनो, ਤੁਸੀਂ पढ़ लेंदे मैं, बट दिस इज मैं एक अहम टॉपिक। अगर मैंने जब कहा कि सैंडमैन कौन था, उसका मॉडल क्या था, आपने कहा मैंने इम्तिहान में उसका सवाल भी आया था। ऐसी बातें आपने मेरे ऐसी बातों पे बिल्कुल फोकस नहीं करते सैंडमैन। अच्छा, मैं अब अर्ज ये है कि मैं आपके साथ, देखिए मुझे तो इसकी तफसील चाहिए, मुझे चस्का। मैं अच्छा चलो आप तो मैं इसके लिए मैं वसीम को मैं वही जानने लगा था। बड़ी मेहरबानी। शारा दस्तूर पर इंसाफ की मुहाफिज बिल्डिंग के बिल्कुल सामने खड़े हैं, वो दस्तूर की मुहाफिज बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट के सामने। वसीम मलिक साहब, सर एक तो बहुत शुक्रिया। आज एक तो नुसरत साहब की भी ख्वाहिश थी जो इन्होंने तज़किरा कर दिया है। आप बता दें कि हुआ क्या एक्चुअली। मैं उस पर भी आता हूँ। उन्होंने जो कमीशन बनाया वो बड़ी इंपॉर्टेंट और बड़ी संजीदा बात है। भाई यार वसीम भाई, मेरी खातिर से ये बताइए, रावलपिंडी के फर्जंद पाकिस्तान हुए साहब के साथ अदालत में आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में, मुल्क की आला तरीन अदालत। बराए मेहरबानी बताएं जी असद साहब, वसीम साहब। देखिए जी, बिल्कुल शेख रशीद साहब आज इस्लामाबाद की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। जो उसकी बुनियादी वजह थी
वो फैज़ाबाद धरना नज़र सानी केस था, क्योंकि इस नज़र सानी केस में शेख साहब खुद फरीक थे और उन्होंने 2019 में ये दरख्वास्त दायर की थी। और आज वो सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, उसकी जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एक सच की तलाश में है, और अक्सर इन्हीं फैज़ाबाद धरना नज़र सानी केस की मुख्तलिफ समातों के दौरान वो एक ऑब्जर्वेशन बड़े तवातुर से देते रहे हैं कि द ट्रूथ विल सेट यू फ्री, सच आपको आज़ाद कर देता है। लिहाजा बता दीजिए वो 8 नज़र सानी दरखास्तें किसके हुक्म पर दायर की गई थी। तो ऐसे ही शेख रशीद साहब की भी एक दरख्वास्त थी, वो आज उसी के लिए ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे। नहीं तो वो अगर ना आते तो क्या होता, वो मतलब जो दूसरा नहीं, लेकिन ये तो बताइए ना, वो जब थे तो उन्होंने क्या पोजीशन ली? मैंने सुना है उनका मुकालमा भी हुआ है कोर्ट रूम में जो हुआ, वो कोर्ट जुड़ी रूम थी का अहवाल बताएं, खबरों में तो पढ़ चुके हैं हम। देखिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी, क्योंकि जो फैज़ाबाद धरना नज़र सानी केस था, सबसे पहले उसकी समाअत 9:30 बजे रखी गई थी और शेख साहब 9 बजे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंच चुके थे। और फिर उन्होंने तकरीबन 2 घंटे से ज़ायद का जो वक्त था कोर्ट रूम के अंदर बैठकर इंतज़ार किया। और जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो उनके जो वकील थे सरदार अब्दुल राज़िक साहब, वो रोस्टरम पर आए और उन्होंने कहा कि शेख साहब जो हैं वो अपनी नज़र सानी की दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं। अब उनकी नज़र सानी की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज तो कर दी है, मगर वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने बड़े आड़े हाथों लिया है, बड़ी सख्त ऑब्जर्वेशन दी हैं। हर फरीक से जो भी नज़र सानी केस में आया था उससे बार बार ये सवाल तवातुर से पूछा जाता रहा कि कहते हैं कि ऊपर से हुक्म आया है, ये ऊपर से हुक्म कौन देने वाला है? अगर किसी में इतनी इखलाकी जुर्रत है तो वो अदालत को बताए। 2019 में मेरा फैसला गलत था, आप लोगों ने नज़र सानी दरख्वास्तें दायर कर दी। अब 2023 में 4 साल बाद मेरा फैसला अचानक कैसे दुरुस्त हुआ कि आप ये दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं? तो बुनियादी तौर पर वो बार बार एक बात पूछते रहे और उस पर शेख साहब एक बार रोस्टम पर आने की कोशिश की, क्योंकि उनके वकील रोस्टम पर मौजूद थे। तो जब वो आने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने उन्हें रोका और उन्हें कहा कि जो सवाल हम पूछ रहे हैं वो आपके वकील से पूछ रहे हैं। उसके बाद वो वापस अपनी नशिस्त पर नहीं गए बल्कि अपने वकील के पीछे ही वहीं पर रुक गए। और उनके वकील ने एक बात कही कि शेख साहब के मुताबिक उन्होंने किसी के हुक्म पर ऐसी कोई दरख्वास्त दायर नहीं की थी, बल्कि जो फैसला था उसमें एक इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट थी और उसमें शेख साहब का नाम था कि उन्होंने उस धरने में वो जो लोग आए थे उन्हें फैसिलिटेट किया था, लोगों को उकसाया था और ये तमाम तर मामला हुआ था। तो इस वजह से हमने ये दरख्वास्त दायर की थी। इस पर जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने भी बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशन दी और सवाल किया कि अगर आपके खिलाफ ये ऑब्जर्वेशन थी फैसले में, तो उसके बाद आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी में तो आए, मगर उसके बाद आप वज़ीर दाखिला भी बने, मगर वो एजेंसियाँ आपके मातहत थीं, आपने उनसे ये रिपोर्ट तलब नहीं की कि आपका नाम क्यों शामिल किया गया? नहीं तो इसका जवाब फिर दिया शेख साहब ने खुद या नहीं? नहीं, शेख साहब को तो बोलने का मौका नहीं मिला, मगर उनके वकील ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। हाँ, उनके वकील ने एक बात ये ज़रूर कही कि आप जिस तरफ जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं वो बात करना चाह रहे हैं, तो इस वक्त मौजूदा लम्हे में भी मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है, जिस पर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने एक बार फिर से उन्हें रोकते हुए कहा कि आजकल के हालात की बात मत कीजिए। आपने ये जो पिटीशन है ये जो जनवरी 2019 के बाद दायर की थी, तो तब की बात कीजिए। और फिर शेख साहब को बोलने नहीं दिया गया। हाँ, उन्होंने अपने वकील के कान में सरगोशी जरूर की। जी वसीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखो ना, मसला ये है कि एक तो सबसे बड़ी बात ये है, वो जो वाक़यात हुए थे ना, मैं तुम्हें संजीदगी से बताऊं। आप ये कह रहे हैं ना कि जी आप क्यों इस पे उलझ गए। मैं तो चाहता था कमीशन पे बात करें आप। मेरी तमाम तर नेक तमन्नाएं जो हैं वो कमीशन के साथ हैं। सर देखें, कमीशन सच्चाई को सामने लाएगा, जैसे हमीदुर रहमान कमीशन लाया था। सच को तो सामने लाया नहीं, यूं ना करें। कब? अच्छा, ये मसला नहीं, आप पढ़ते नहीं, हमीदुर रहमान कमीशन पढ़ के रिपोर्ट पढ़ी नहीं, कब आई थी? चलो जिस तरह सरकारी तौर पर कब रिलीज हुई? सर छोड़ दो मुझे दोबारा आपने नहीं, अब बताओ, जो तुम मुझे एक जो मजाक बना रखा है ना, प्लीज नाउ टेल मी, हमीदुर रहमान कमीशन सबसे पहले कब बनाया गया था, किस वजह से बनाया गया था? डेट नहीं याद मुझे सर। अच्छा, हमीदुर रहमान कमीशन जी हमारे नाजरीन को याद होगा। जाहिर है कि फैजाबाद पे जो धरना हुआ था ये बहुत एक संगीन वाक़या था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा संगीन हादसा 71 का था, ढाका था, पाकिस्तान का 2 लख्त हो जाना। उसकी वजूहात जानने के लिए उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब हमीदुर रहमान साहब की सरबराही में एक कमीशन बनाया गया था,
जिसकी रिपोर्ट कभी मंजर आम पर नहीं लेकिन लाई गई। आ गई तो थी ना और हिंदुस्तान हिंदुस्तान ने। नहीं, सबसे पहले जी हिंदुस्तान के इंडिया टुडे नामी मैगज़ीन ने उसके कुछ इक़्तिबासात दिए थे जिस पे इल्ज़ाम लगता है कि पाकिस्तान का एक सियासतदान था, वो उनके पास उसकी कॉपी थी और उन्होंने उसको उनके हवाले कर दिया था। लेकिन सरकारी तौर पर जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में बहुत ज़्यादा एडिट करने के बाद उसको मंजर आम पर लाया गया। ज़ाहिर है कि उसकी रोशनी में किसी भी जिम्मेदार के ख़िलाफ़ कुछ भी नहीं हो सकता। बट हकाइक तो निकाले ना उस कमीशन ने, तो इसके भी 40 साल बाद आ जाएंगे। तो आप कहते हैं हकाइक सामने ना आए। ओ भाई, मैं कौन होता हूँ? ये तो माने कि आज की रनिंग पॉलिटिक्स में फैजाबाद धरना केस एक इम्पोर्टेंट केस है और इसकी फैक्ट एंड फाइंडिंग वाकई आज के दिन में नहीं है। फर्ज कर लीजिए आप ये तय भी कर लें, हाँ, उसके जिम्मेदारान वो समन भी हो जाएं। ओ भाई, बहुत पावरफुल कमीशन है ये। एक तो सबसे पहले उसके मेन किरदार इस दुनिया में न रहे, वो धरने के खादिम रिजवी साहब। हाँ ठीक है। उसके बाद अब आपने सरपरस्तों तक पहुंचना है। हाँ, सहूलतकारों तक पहुंचना है। तो वो अरसा हुआ गए, अब ये कहाँ गए? मतलब ये कि वे रिटायर इस कमीशन को पावर दे दी गई है तो उन्हें बुलाकर उनसे सुन। अल्लाह भला करे आप। हाँ, अच्छा, उसकी कार्रवाई ओपन हुआ करेगी? ये अभी नहीं कंफर्म। अच्छा, वो फिर सीक्रेट भी हो रिपोर्ट सकती कब तक आएगी? वो सीक्रेट भी हो सकता है। अच्छा, वो टाइम बाउंड है वो कि जी 2 महीने में खैर उन्होंने कहा। 2 महीने में हाँ। सारे आ जाएंगे। मुझे याद है मेरे हमारे करीब तरीन हमारे भाई अफसार आलम ने खदशात का इजहार भी किया और उन्हें बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया कि जी आप पहले से ही क्यों मायूसी फैला रहे हैं। तो मैं चूँकि अदालत में मौजूद नहीं हूँ, मैं अभी मायूसी फैला रहा हूँ। मेरा अपना ख्याल है कि ऑलरेडी इस वक्त हम इस गर्दाब में फंसे हुए हैं। मतलब जैसे 8 फरवरी को इलेक्शन है, उसमें क्या होना है, और एक तरफ आप एक साहब को कह रहे हैं माजी भूल जाओ और उसको कोयटा बेच के आप फातेह बना रहे हैं। है ना वो तो। ओहो, सुन लेना। तो फिर बाकी चीज़ें भी भूल जाएं। खाली नवाज शरीफ ने ठेका ले रखा है कि वो भूल जाए सब कुछ, भूल गया सब कुछ। नहीं, बताइए ना मुझे। ठीक कह रहे हैं, हर तरफ होना चाहिए। तो इसमें थोड़ा सा मुझसे एग्री कर, तो उसमें ये ज़्यादा हर बेहतर नहीं है फिल्म कि में हम किरदार शेख साहब मखसूस का होता है। किरदार अगर हम डिस्कस कर लेते कि देखो ना, एक कभी कभी लाइटर मुझे गुफ्तगू तो भी करनी चाहिए। मुझे वरना मैं वो गुफ्तगू करता कि उसने ऐश्वर्या राय का जिक्र किया था, किसने? बाबर आजम ने। आई एम अपोलोजाइजिंग। बाबर आजम ने नहीं किया था, अब्दुल रज़ाक ने किया था। अब्दुल रज़ाक, हु इज ही? अब्दुल रज़ाक साहब एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते रहे। तो उन्होंने ऐश्वर्या राय को इस वजह से बुरा कहा कि वो एक्ट्रेस है या ये कि वो नॉन मुस्लिम है? क्यों कहा? नहीं, मुझे लगता है कि वो नॉन मुस्लिम है और फिर एक्ट्रेस भी है, तो इसलिए अच्छा, इस वजह से। मतलब अगर हमारी एक्ट्रेस हो और लेकिन नॉन मुस्लिम ना हो तो वो पाकिज़ा होती है। दैट वाज वेरी कंडेमेबल। मतलब वो बहुत बुरे तो दिमाग अब ये से। देखो ना कितना अच्छा, आप देखो ऐसी गुफ्तगू आपको कितनी अच्छी लगती है। तो आपने अपने दोस्त के बारे में देखो मियाँ, लेकिन शेख साहब से मेरा ज़ाती ताल्लुक है। जो मैं उनके हल्के में गया वो तो देखा, वो एज ए रिपोर्टर आपने मुझे भेजा, मेरी ड्यूटी थी। अब जो उनके साथ मैं हो रहा है, आपको संजीदगी से मैं टाइम ये कम कह है रहा मेरे हूँ पास, कि 30 सेकंड। मुझे खौफ ये लाहक हो रहा है कि हमारे यहाँ कुछ कुव्वतें हैं जो ये चाहती हैं कि जस्टिस फायज़ ईसा साहब की मौजूदगी में अदलिया के कुछ इदारों के साथ जो है वो तनाव की कैफियत पैदा हो जाए। अच्छा, मेरा ख्याल है कि हमारे लार्जर इंटरेस्ट में ये होगा कि ये कुव्वतें, अगर नवाज़ शरीफ को कहा गया है कि आप कोयटा जाकर दिल बहलाए, तो ज़रा हथौला रखें और 8 फरवरी हो जाए। अल्लाह करे 8 फरवरी बड़े अल्लाह ना करे, हर सूरत होना चाहिए, वरना हमें ये इलेक्शन बहुत नागुज़ीर है, country वक्त की हमें ज़रूरत बहुत है। नुकसान बिल्कुल। होगा। एक ब्रेक मेरी ब्रेक इंतज़ार ब्रेक। वेलकम बैक। आपकी बड़ी नज़र होती है सर लेफ्ट राइट खबरों पे, तो IMF के हवाले से भी आप पढ़ चुके होंगे, एक ढेर हम बाहर लगाया हुआ है। इंटरव्यू भी आपने सुना होगा। नहीं, इट्स अ गुड न्यूज़। आप मुझे कहते हैं कि मैं यही हमेशा बुरी खबरें लाता हूँ। मैं इस न्यूज़ की बात ही नहीं कर रहा। IMF की नहीं, IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर का इंटरव्यू सुना मैंने। उसमें उन्होंने पाकिस्तान की फाइनेंस मिनिस्टर की तारीफ की और मेरा दिल बलियों चल रहा था। ये बिलियों नहीं बोला मैंने आज, बलियों चल रहा था। बल्लियों, अच्छा खैर। अच्छा, बहरहाल यार देखिए, आप तारीफ करें। अच्छा जी, डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब की मेहनत शाखा की वजह से फिलहाल IMF जो है वो इस बात पर रजामंदी का इजहार करने ही वाली है कि पाकिस्तान को $3 अरब जो मुहैया करने का 3 किस्तों में वादा हुआ है,
उसकी दूसरी किस्त की अदायगी पे रजामंदी का इजहार कर दिया। 71 करोड़ डॉलर तकरीबन बनेंगे वो शायद, या 72 आई थिंक 7 मिलियन अब ये वो वगैरह 7। तो बहरहाल जो भी होगा दूसरी किस्त जो है वो उसमें से आ जाएगी। अब इसके हुसूल के लिए मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तान के साथ डू मोर का सिलसिला हुआ व्हाट डू मोर मतलब? जिस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। नहीं, हमने टैक्स वैक्स सारे लगा दिए हुए हैं। नहीं हुआ ना, ये IMF के वफ्द के दौरान ही आपने कुछ इक़दाम उठाए। उसके अलावा अब ये जो ताज़ा तरीन वाक़या होने वाला है, और मैं उसका एक आम पाकिस्तानी के तौर पर, जो कि जब से IMF के प्रोग्राम में गए हैं, सारी तकलीफ तो मैं और आप ही बर्दाश्त करते रहे ना, बिजली का बिल हो, गैस की कीमत हो, अब आम आवाम निचोड़ना था निचोड़ सर, बिल्कुल ऐसे ही। अब ये है कि ये फैसला हुआ है कि पाकिस्तान की आमदनी और अखराजात में जो फ़र्क आ रहा था, उस फ़र्क को कम करने के लिए 55 अरब रुपए जो है वो वसूल किया जाए। किससे? फिर हमसे नहीं, बैंकों से। नहीं समझा मैं इस बात को। सर, हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े बैंक हैं, इन्होंने गुज़श्ता माली साल में रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। अच्छा, एक बुनियादी उसकी वजह जो थी वो ये थी कि आपको पता है कि इंटरेस्ट रेट, आप बैंक से कर्जा लेने जाओ तो वो 22%, ठीक हो गया। उसके बाद जो असल किया वो ये कि हमारे यहाँ एकदम से डॉलर का बहरान पैदा हुआ, तो उसके लिए जो इम्पोर्ट, हमारे जिस बंदे को इम्पोर्ट के लिए ज़र मुबादला चाहिए था, वो बैंक से लेता था। वो बैंकों ने उसको बाज़ार में लाकर उससे रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। डॉलर्स की जो कीमत बढ़ी, उसका फ़ायदा बैंक को हो रहा था। भाई उनको भी हो रहा था, ठीक है, जाहिर है कि जिसके पास होंगे उसी ने मार्केट में सर्कुलेट करना, मार्केट में सर्कुलेट करना है, तो वो उसी टैक्स रिपोर्ट देते में होंगे डालना है ना। नहीं भैया, उन पे ऑलरेडी सुपर टैक्स भी लगा, लेकिन उसके बावजूद इस टैक्स को कहा जाता है विंड फॉल टैक्स। विंड फॉल टैक्स के अचानक, यानी कुदरत आप पे मेहरबान हो गई। मसलन जैसे अदनान हैदर जो है, उसको एकदम से लॉटरी निकला है 2 अरब रुपए। अल्लाह भला करे आप। तो 2 अरब डॉलर की, 2 अरब डॉलर की निकला है सर। 1 अरब डॉलर पाकिस्तान को दे दूंगा। एक सीरियसली बात को समझने की कोशिश करो। अच्छा। जैसे बरतानिया में ये हुआ था कि ये जब ये रूस यूक्रेन जंग की वजह से वहाँ की जो ऑयल और गैस कंपनीज थी, उन्होंने रिकॉर्ड मुनाफा कमाया। तो हुकूमत ने कहा कि जी तुम लोगों ने ये कीमत बढ़ने से इतना तुम लोगों ने प्रॉफिट कमाया है, तो बराए मेहरबानी ये आपको टैक्स की सूरत में दीजिए, जिसको विंड फॉल टैक्स कहते हैं, कि आपको आपकी तवक्को से ज़्यादा मुसीबत ही आन पड़ी ना, दूसरे लफ्ज़ों में। नहीं बाबू, बात यह है कि आप एक कारोबार करते हो, उसमें आप कुछ पैसा लगाते हो और आप एंटिसिपेट करते हो। टाइम कम है, बैंक्स ऑन बोर्ड हैं इसमें, वो देने को तैयार हैं। स्टेट बैंक को पाकिस्तान के सामने कोई बैंक नहीं उठता, सीधी सी बात है। IMF तो कहती है अपना खर्चा पूरा करो, समझ गए बात। तो ये हर सूरत वो स्टेट बैंक के यानी मर्जी के खिलाफ कोई भी बैंक हिल नहीं सकता। अब मेरे लिए और सुनने वालों के लिए, इस अब जो पैसे आ जाएंगे 70-71 करोड़ 72 करोड़ डॉलर, उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा? कुछ भी नहीं। जितना आपको अगर फ़ायदा हो सकता है तो आज रात हो सकता है तेल की कीमत कुछ और कम हो जाए, पेट्रोल की। फिलहाल मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस टॉपिक को करने की जरूरत नहीं थी। हम इंडिया न्यूजीलैंड के मैच पे बात कर लेते। मुझे जो है, आम आवाम को तो रिलीफ चाहिए ना। आवाम को रिलीफ ये होगी कि मुझे मजीद नहीं देना पड़ेगा ना। जो चीज़ मुझे और आपको जो पैसे पूरे करने थे, वो ये विंड फॉल टैक्स के जरिए बैंकों से पूरी करवा ली जाएगी किसी हद तक। तो ये रिलीफ है हमारे लिए कि हमारे ऊपर मजीद बोझ की तवक्को नहीं है। अल्लाह भला करे आपको। अब ज़रा हम 1 मिनट है, तो इंडिया पाकिस्तान में फ़ायदा तो मुझे नहीं हो रहा ना IMF बेल से, मैं इस हो रहा है रिलीफ। अच्छा, बहुत कम। इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल हो रहा है सर। अच्छा, 13 ओवर्स में 163 रन चाहिए न्यूजीलैंड को, और 6 विकेट्स हैं उनके पास। तो इस नंबर को अगर सामने हम रखते हैं तो हिंदुस्तान एक बहुत मजबूत पोजीशन में है। अच्छा, कुछ इतलात ये भी आई मैच आज जब शुरू हुआ से सुबह कि पिच को चेंज कर दिया गया है। जब ICC से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी नुमाइंदों को, जो नुमाइंदे होते हैं दोनों टीमों के भी, वहाँ ICC के भी नुमाइंदे होते हैं, उनको इन्फॉर्म कर दिया गया था। अब न्यूजीलैंड ने एतराज़ करना था, उन्होंने किया कोई तुसी मामला बात करो कि मैच का क्या होना, वो जाने, उनका काम जाने भाई। इंडिया इज़ अ बिग मार्केट, ICC और ये वो फलान मार्क साहब थल्ले लगे हुए हैं।
हम तो बाहर हो गए, अल्लाह खैर सलाम, मुझे तो इतना पता है, मैं ज़्यादा तफसील में क्या जाऊँ। नहीं, वैसे भी आप एक क्रिकेट के बहुत खिलाफ हैं, नहीं, एक मैं शमशाद खिलाफ अख्तर नहीं, साहिबा के मेरा खिलाफ इंटरेस्ट नहीं हैं, है, एक काकर साहब, वैसे तो आप सारे पॉलिटिशियंस के खिलाफ हैं, ये मतलब एनीवे क्रिकेट के भी शायद, वो क्रिकेटर भी तो हमारा एक पॉलिटिशियन है ना। बहुत शुक्रिया एंड गुड लक बोथ टीम्स। वही टीम जीतेगी जो अच्छा परफॉर्म करेगी, और इस सूरत में ये भी हो सकता है कि न्यूजीलैंड बहुत अच्छा हिट करना शुरू कर दे और 3-4 ओवर्स अच्छे निकाल ले, तो ये है नामुमकिन सी सिचुएशन। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान शायद आज का सेमीफाइनल जीतते हुए वर्ल्ड कप के लिए, फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नाज़रीन।